Good morning, dear students. My name is Sudhi Shukla, and I will teach you the topics besides in the subject electronics devices. This subject, electronic devices, is so much interesting. If you pick up a single topic from anywhere, the parts in electronic devices, you found a lot of interest because the things are so much of interesting. So today I will tell you the topic Heisenberg uncertainty principle. Today we will discuss on the topic Heisenberg uncertainty principle, and I will try my best, and I hope that you will come to know that what is Heisenberg uncertainty principle. As in my previous videos we have discussed on the topic preview of quantum mechanics. In my previous videos I have posted. In that we come to know that what is the actual meaning of quantum, what is the actual meaning of mechanics, what do you mean by classical physics, how you can define physics, how can you define classical physics, how you are going to differentiate classical physics with the quantum mechanics. So we are just heading step by step, we are just proceeding forwarding step by step towards our aim, so that we come to know the devices, the gadgets which are in the market based on the electronics, that we are able to know that what type of materials or how it works, basically those devices which are based on the electronics. Okay, see, so we are just forwarding step by step. See, in my previous videos I have told you that कि जो दौर रहा 25 सालों तक, स्टार्टिंग फ्रॉम द 14 दिसंबर 1900, 14 दिसंबर 1900 से जब स्टार्ट हुआ क्वांटम मैकेनिक्स का, क्वांटम फिजिक्स का जब दौर स्टार्ट हुआ, उस दौरान एक के बाद एक ऑब्जर्वेशंस आते गए. जो फिजिसिस्ट थे, जो साइंटिस्ट थे, जो रिसर्चर्स थे, वो अपने रिसर्चेस अपने अपने डोमेन्स में, अलग अलग डोमेन्स में उन्होंने कंटिन्यू किया, और कंटिन्यू करते करते जो हमारे रिजल्ट्स आते गए वो क्वांटम कंडीशंस को सेटिस्फाई करता गया, गारंटीड करता गया कि यहाँ इस डोमेन में पर्टिकुलर इस कंडीशंस में क्लासिकल फिजिक्स फेल हो रहा है, और एक नई फिजिक्स है जो उन थ्योरीज को गारंटीड कर रही है, उनके जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनको वो एक्सप्लेन कर रही है. कौन सी फिजिक्स थी वो? दैट वाज क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स था. तो उस दौरान जब हमने देखा कि आफ्टर 1927 जब जर्मन सर ने जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया था, उसके बाद पैरेलली जब हमने देखा कि हाइजेनबर्ग सर और स्क्रॉडिंगर सर इन्होंने इंडिपेंडेंटली एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए क्वांटम मैकेनिक्स के फील्ड में, और वहाँ उन्हें सफलताएं प्राप्त हुई. और जब सफलताएं प्राप्त होती हैं तो उन्होंने उस डोमेन में, जिस डोमेन में वर्क करते हैं, उस डोमेन में अपने अपने डोमेन्स को वो इंडिविजुअल नोमेनक्लेचर देते हैं, वो एक अलग थ्योरी देते हैं, और उस थ्योरीज को फिर से हम फर्दर पढ़ते हैं, और उससे हमारी आज की जो एडवांस स्टडीज़ हैं वो सारी उन थ्योरीज की हम हेल्प लेके, उन लॉज को, उन फिनोमेनास को, उन कॉन्सेप्ट्स को हम हेल्प लेके, और हम शार्ट आउट करते हैं प्रॉब्लम्स को, ठीक है, जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है. क्योंकि हमें पता था स्टूडेंट्स कि जो क्लासिकल फिजिक्स हम देख रहे हैं, कल जो मैंने वीडियोस अपलोड किया था, जो मैंने बताया था, उसमें बताया था, जो डिफ्रेंशिएट मैंने किया था, 4-5 पॉइंट्स में मैंने जो डिफ्रेंशिएशन दिया था, उसमें मैंने ये डिस्कशन किया था कि जो क्लासिकल फिजिक्स है वो किस स्केल पे वर्क करती है, और जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो किस स्केल पे वर्क करती है. स्टूडेंट्स, आई नो यू रिमेंबर एंड यू नो ऑल थिंग्स व्हाट आई हैव टोल्ड यू एंड एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर. सो एक बार मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ बिफोर स्टार्टिंग दिस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बिकॉज this principle is much important in this quantum mechanics subject. Okay, see, देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस
डिवाइसेस जो हमने पढ़ना है, जो मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बेसिकली इसमें एडवांस स्टडीज चल रही हैं, एडवांस कॉन्सेप्ट्स यूज किए जा रहे हैं नाउ डेज, नई नई टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी पे हम वर्क कर रहे हैं, सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और सारी क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड है। No doubt we are not forgetting the classical physics, we are taking the help of classical physics, but where the classical physics fails, we adopt quantum mechanics या quantum physics का concepts। See, तो मैंने बताया कि जो हेज़नबर्ग था, ठीक है, तो हमने बताया अभी कि जो क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स में जो मैंने डिफरेंशिएशन बताया था, उसमें मैं 2-4 पॉइंट्स में डिफरेंशिएट किया था, जहाँ वो हर एक पॉइंट्स आप रिमेंबर करना, रिमेंबर करते करते तभी हम ये एक बाय स्टेप इसको समझेंगे। सी, जो हेज़नबर्ग सर थे जिन्होंने प्रिंसिपल दिया था हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, मैंने भी बताया कि दिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर योर सब्जेक्ट और फॉर यू। सी, जो हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था और इसके साथ जो स्क्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन, ये दो जो इक्वेशंस हैं, चाहे स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो, चाहे हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो, दिस दोनों जो आपके टॉपिक्स हैं, ये इतने इम्पोर्टेंट हैं कि कहा जा सकता है कि दीज आर द फंडामेंटल वंस। और अगर हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अगर मैं क्वांटम मैकेनिक्स से हटा दूँ, लेट्स सपोज मुझे अथॉरिटिकली ऐसा कह दिया जाए कि सतीश शुक्ला यू हैव राइट इफ यू कैन ऐड समथिंग टू दिस क्वांटम मैकेनिक्स और यू कैन रिव्यू टू any of the topic from the quantum mechanics, and let's suppose I will not do, but let's suppose अगर मैंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को और स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को रिमूव कर दिया क्वांटम मैकेनिक्स से, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि क्वांटम मैकेनिक्स का अस्तित्व खत्म हो गया, क्योंकि यही आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, these are the base, these are the pillars for subject quantum mechanics। क्वांटम मैकेनिक्स के लिए इनकी इतनी इम्पोर्टेंस है, ठीक है, तो इसको हम धीरे धीरे करके समझेंगे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आती है, जो भी हमारी इक्वेशंस या जो भी हम इसके फैक्ट्स हम समझेंगे, या साथ में जो स्क्रोडिंगर वेव है उसको जो हम समझेंगे, वो मैं आपको बता दूं कि वो चीज़ें जो हैं किसी भी इक्वेशन या किसी भी लॉ से ड्राइव्ड नहीं है, उनको हमने कहीं से ड्राइव नहीं किया है, रादर इनके बेस फैक्ट्स पे, इनके बेस थ्योरीज पे, इनके बेस कॉन्सेप्ट्स से हम अदर लॉज को ड्राइव करते हैं, whether those laws may belong to classical physics or somewhere, किसी भी कोई भी फिनोमेना से अगर इन पे बेस्ड, इनसे वो ड्राइव हो जाएंगे, लेकिन इनसे चाहे आपका हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हुआ या स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो गया, ये नहीं ड्राइव हो सकता, बिकॉज दीज आर द पिलर्स फॉर द क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, so students, let's start for the Heisenberg uncertainty principle। See, in the classical mechanics, first of all we will not talk about or I will not discuss with the quantum mechanics। हम classical mechanics से start करेंगे कि classical mechanics में basically 3 क्या है, तो we will say classical mechanics is completely deterministic। Students, I am just marking here as a line because you can differentiate the topic with the right statements. That's why I am marking here with a line. See, what I have written here, classical mechanics is completely deterministic। So first of all, I would like to tell you the actual meaning of this term deterministic। किसको हम कहेंगे कि this is a deterministic? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वर्ड है डिटरमिनिस्टिक, इसका मतलब होता है कि आप किसी भी पार्टिकल, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जिस भी टाइप की जानकारी चाहते हो वो आपको एग्जैक्टली मिल सकती है। लेट्स सपोज इफ आई से फॉर एग्जांपल, मैं अपने आप को बोलूँ कि सुनील शुक्ला इज अ डिटरमिनिस्टिक, मैं अपने आप को बोलूँ कि मैं डिटरमिनिस्टिक हूँ, दैट मीन्स कि आप मेरे बारे में जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहो वो आपको मिल सके। If you are unable to find information about me, so I can't say that I am a deterministic, or you can't say that you are a deterministic।
तो डिटर्मिनिस्टिक का मतलब समझ लगा कि आप जो जानकारी किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन, लेट सपोज मैं नॉर्मली किस स्पीड से वॉक करता हूँ, मैं नॉर्मली किस स्पीड से राउंड राउंड घूमता हूँ, मैं नॉर्मली कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं नॉर्मली कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, मेरी जो पढ़ाने का स्पीड है वो कितना है, मतलब जिस भी टाइप की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए रिलेटेड टू मी, तो कहलाऊंगा मैं कि डिटर्मिनिस्टिक। सिमिलरली जो यहाँ पर लिखते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स इज अ कंप्लीटली डिटर्मिनिस्टिक, दैट मीन्स कि क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल पार्टिकल्स के बारे में जो भी जानकारी हमें चाहिए वो हमें मिल जाती थी एंड विथ एक्यूरेट प्रिसीजन, 100% एक्यूरेसी के साथ मिलती थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जब न्यूटन सर ने अपना लॉ दिया, तो न्यूटन सर के लॉ में जैसे बताया गया था कि जो पेड़ से फल गिरते हैं तो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल लॉ की वजह से, तो वो एग्जैक्टनेस थी कि वो फल गिरेगा तो वहीं पे गिरेगा। ऐसा नहीं है कि पेड़ यहाँ लगा है और ग्रेविटेशन फोर्स वर्क कर रहा है और पेड़ से फल अगर टूटता है तो यहाँ गिरने के बजाय वो कहीं दूर 20 किलोमीटर दूर जाके गिरता है, वो कुछ दूरी पे गिरेगा, वो ड्यू टू द विंड, कुछ अदर पैरामीटर्स होंगे जो उसका अफेक्ट कर सकते हैं। अगर उसका मास कम होगा, वेट कम होगा, तो मे भी थोड़ा डिस्टेंस में कवर कर सकता है, लेकिन वो फॉल करेगा और किसी सरफेस पे आएगा। तो इस कंडीशंस को हम कहेंगे कि वो क्या है आपका डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है। और हम क्लियरली अगर इस डिटर्मिनिस्टिक को समझना हो हमें, तो वी विल टेक एग्जांपल, एक नॉर्मल एग्जांपल मैं लेता हूँ जिससे मैं और कंप्लीटली तरीके से टेक्निकल वे में मैं आपको समझाऊं कि वर्ड जो है डिटर्मिनिस्टिक का क्या मतलब है। लेकिन मैंने बताया कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के दौरान मैं जो स्टेटमेंट्स यूज करूंगा वो एक एक वर्ड, एक एक लाइन की अपनी खुद की बहुत इंपॉर्टेंस है और वो आपको रिमेंबर रखना होगा एक एक शब्द, और मैं एक एक शब्द जो है मैं लिखते हुए वो एक्सप्लेन करते चलूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं आपको जो पहला लाइन मैंने लिखा है कि क्लासिकल मैकेनिक्स इज कंप्लीटली डिटर्मिनिस्टिक, तो टेक्निकल में मिली अभी तो मैंने एग्जांपल लेके आपको समझाया कि डिटर्मिनिस्टिक को आप बेसिकली क्या कह सकते हैं। उसी तरह टेक्निकल में मैं आपको बताऊंगा कि डिटर्मिनिस्टिक का क्या मतलब है। सी लेट्स सपोज मैंने एक क्लासिकल पार्टिकल लिया, ठीक है, मेरी बातों को गौर फरमाइएगा, जो मैं बता रहा हूँ एक एक शब्द में ले रहा हूँ उसको ध्यान से आप सुनना। मैं क्लासिकल पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वांटम पार्टिकल। क्वांटम की बात अभी हम कुछ स्टेप्स के बाद करेंगे, तो मैं बताऊंगा कि अब यहाँ से हम प्रोसीड करेंगे क्वांटम्स के बारे में। बिफोर इट हम पार्टिकल जो एज्यूम करेंगे वो होगा आपका क्लासिकल पार्टिकल। सी हमने एक क्लासिकल पार्टिकल लिया और ये हम मानते हैं कि वन डायमेंशनल की बात करते हैं, और उस क्लासिकल पार्टिकल को मैं लेता हूँ कि एक्स एक्सिस के अलोंग वो मोशन करता है, ठीक है। वो एक्स एक्सिस के अलोंग, वो आपकी मर्जी है किधर भी ले सकते हो आप, चाहे उसको वाई एक्सिस में ले सकते हो, चाहे जेड एक्सिस में ले सकते हो, जिस मर्जी में, लेकिन मैं वन डायमेंशन में ड्रॉ करके वो फिगर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या मतलब है डिटर्मिनिस्टिक का। सी फॉर एग्जांपल I am taking just few of the parameters value regarding to this particle. This is a classical particle. This is a classical particle. Classical particle in 1D, one dimension. I am taking in a 1D. I am not taking it in 2D or in a 3D. I am taking it in a 1D. Okay. This is the example. I am taking just to explain it. Deterministic. What is the meaning of deterministic? See, I am just putting regarding to this classical particles, I am mentioning the values of the parameters related to this particle, this classical particles. In which first I have mentioned mass as a 1 kg of that classical particle. U is equals to 0, initial velocity. A acceleration related to that classical particle as 2 meter per second square. Acceleration, this is known as the acceleration. Acceleration related to this classical particle. Now I want to know that after 5 seconds, after 5 seconds, where this classical particle will. See, here I am mentioning x is equals to 0.
सिमिलरली 5 सेकंड के बाद, ये नॉर्मली मैंने वैल्यूज ली है बस आपको समझाने के लिए, यू कैन टेक इट एज ए 5 सेकंड, 3 सेकंड, 10 सेकंड, इज अप टू यू, बट आई एम हियर जस्ट टेकिंग इट एज ए आफ्टर 5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद ये पार्टिकल कितना डिस्टेंस पे हो। सी फॉर दैट आई विल इम्प्लाई द फॉर्मूला x is equals to ut plus half at square. See, initial velocity related with this classical particle is zero. I will put u as a 0, so t as a 5 second, so this term will equivalent to 0. Here it will be 0 plus 1 by 2 into acceleration. What is the acceleration? 2 meter per second square into t square. What is the value of t? T means time की बात कर, टाइम कितना मेंशन किया 5 सेकंड, क्योंकि मुझे जानना है कि आफ्टर ये जो आपका वन डायमेंशनल पार्टिकल लिया है ये एक्स एक्सिस के अराउंड मूव करेगा, ये मूव कर रहा है, तो मूव करने पे हम जानना चाहते हैं कि 5 सेकंड के बाद वो किस पोजीशन पे होगा, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया होगा। तो यहाँ पे जब हम 30 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ होगा आपका 25, 2 to cancel, तो what will be the value of x? X will be having a value of 25. I am just value, I have a value x is equals to 25 मीटर। सी स्टूडेंट्स, इससे क्या क्लियर हो रहा है? इससे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्लासिकल मैकेनिक्स इज कंप्लीटली डिटरमिनिस्टिक। सी यहाँ मैंने फॉर्मूला लगाया, और फॉर्मूला लगा के मैंने लिखा x is equals to ut plus half at square, ये टर्म हमारे 0 के इक्विवेलेंट हो गया। फिर हमने यहाँ वैल्यूज पुट की, तो x की वैल्यू निकल के आती है 25 मीटर, मतलब कि 5 सेकंड बाद ये अगर पार्टिकल x is equals to 0 पे था, तो 5 सेकंड बाद ये पार्टिकल 25 मीटर पे होगा, कहीं यहाँ पर ही होगा, यहाँ पर ही होगा 25 मीटर। ये अगर x एक्सिस के अराउंड मीटर में हमने डिस्टेंस ले, तो अब पार्टिकल इस पोजीशन को छोड़ के इस पोजीशन पे पहुंचे, उस पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग मास ये है, एक्सेलरेशन ये है, तो इसकी वजह से जो हमारा पार्टिकल होगा वो 5 सेकंड बाद यहाँ 25 मीटर होगा। दिस इज एन एग्जांपल, आई एम जस्ट टेकिंग टाइम हियर एज अ 5 सेकंड, यू इट्स अप टू यू, यू कैन टेक द टाइम इन मिनट्स, आवर, व्हाटएवर इट मे बी, डिपेंडिंग ऑन यू। तो यहाँ पे हम क्या जान सके कि इस पार्टिकल का फ्यूचर बताने में हम असमर्थ, ठीक है। हम क्लासिकल की जब बात करते हैं तो हम वी आर एबल टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ दिस पार्टिकल एंड नॉट ओनली कि 5 सेकंड बाद वो कहाँ होगा, इस पार्टिकल से रिलेटेड हर एक वो इंफॉर्मेशन हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि दूसरे पहले मैंने जो जनरल एग्जांपल लिया था कि अबाउट मी, कि अगर आप कहते हो कि आई एम डिटरमिनिस्टिक, मतलब आप मेरी हर एक इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सी लाइकवाइज आप इस पार्टिकल के बारे में भी जान सकते हैं। यहाँ x इक्वल्स टू 25 मीटर जो हमें पता लगा, उससे हमें पता लगा कि 5 सेकंड बाद कितनी दूरी पे है। सी इफ यू हैव टू कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल, लेट्स सपोज आपको मोमेंटम निकालना है, तो मोमेंटम निकालने के आप क्या करोगे, p इज इक्वल्स टू mv मास इनटू वेलोसिटी। मास पता है, वेलोसिटी पता है, आप मास वेलोसिटी निकाल के इसका मोमेंटम निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज यू हैव टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, आप इस पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी आपको प्राप्त करना है, तो काइनेटिक, अच्छा से आपको कंफ्यूज होने की जरूरत है कि अगर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो आप इसके लिए क्या करेंगे, यू कैन अप्लाई सिंपली v इक्वल्स टू u प्लस a। यहाँ से आप वेलोसिटी निकालेंगे, फिर वेलोसिटी से, बिकॉज आई नो कि आप कंफ्यूज हो रहे हो सर वेलोसिटी में यहाँ से क्या प्रूव करेंगे जिससे कि हम मोमेंटम निकाल पाएंगे, नीड नॉट टू कंफ्यूज योरसेल्फ, जस्ट अप्लाई v इक्वल्स टू u प्लस at। आप v इक्वल्स टू u प्लस at अप्लाई करिए, u की वैल्यू नीचे आपको पता है, एक्सेलरेशन को टाइम 5 सेकंड पर होगी, यहाँ से आपको फाइनल वेलोसिटी v निकल के आ जाएगा, और ये v जब आप यहाँ पर करेंगे तो यू आर एबल टू कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल, दिस क्लासिकल पार्टिकल। आप इस क्लासिकल पार्टिकल का मोमेंटम निकाल सकोगे, मोमेंटम आप निकाल सके। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, वहां पे भी v आप पुट करेंगे, मास पुट करेंगे, तो यू एबल टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस क्लासिकल पार्टिकल। तो कहने का क्या मतलब है कि इस पार्टिकल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर, जो कि आप कहें कि हम इसके भविष्य को जान सके, उसके लिए हमें ये पैरामीटर्स कैलकुलेट करना है, यू आर एबल टू कैलकुलेट दैट ऑल वैल्यूज। सी बशर्ते कि द इनिशियल कंडीशंस शुड बी प्रोवाइडेड ऑफ दिस क्लासिकल पार्टिकल्स, इनिशियल कंडीशन आपको प्रोवाइड होना चाहिए, उसके हेल्प से, उसके बेसिस पे, उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, आप इस पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी निकाल के, उसका मोमेंटम निकाल के,
आप जो भी पैरामीटर्स कैलकुलेट करना चाहेंगे जिससे कि आप उस क्लासिकल पार्टिकल्स का फ्यूचर बताना चाहते हो तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो बस उसके लिए कंडीशन क्या है कि आपको इनिशियल कंडीशंस प्रोवाइडेड होनी चाहिए। तो ये केस है आपका क्लासिकल पार्टिकल सी। तो क्लासिकल पार्टिकल के इस बेसिक एग्जांपल, टेक्निकल एग्जांपल से हम ये जान सके कि क्लासिकल मैकेनिक्स इज अ कंप्लीटली डिटरमिनिस्टिक। इस लाइन का मतलब आपको समझ लग गया स्टूडेंट्स? सी नाउ in quantum mechanics a particle is represented by a wave group, so it can't be localized. next line मैं लिख रहा हूं और उसको फिर हम समझेंगे कि in quantum mechanics particle is represented by the wave group, so it can't be localized. Dear students, जो मैंने सेकेंड स्टेटमेंट यूज किया कि इन क्वांटम मैकेनिक्स अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेव ग्रुप, सो इट कांट बी लोकलाइज्ड। तो जैसे मैंने आपको यहाँ डिटरमिनिस्टिक समझाया, सिमिलरली उसी तरह मैं आपको लोकलाइज्ड का मतलब समझाता हूँ, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट कह रहा है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेव ग्रुप से। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स में जो पार्टिकल की रिप्रेजेंटेशन होती है दैट इज बाय वेव ग्रुप। इसको मैं एक और बेस्ट एग्जांपल लेके समझाऊंगा। बिफोर इट आई विल लेट यू नो अबाउट दिस द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड का मतलब क्या है? सी यहाँ पे जो लोकलाइज्ड मैंने कहा है कि क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल को हम लोकलाइज नहीं कर सकते, तो यहाँ से हमें इन टर्म ये समझ लग गया कि अगर बात करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स में पार्टिकल की तो डेट मस्ट बी और डेट आर एबल टू बी लोकलाइज्ड, उसको हम लोकलाइज कर सकते हैं। तो लोकलाइज का मतलब क्या है? सपोज यू आर सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच, तो मैं कहूँगा यू आर लोकलाइज्ड। आपकी लोकेशन मुझे पता है, आई नो योर पोजीशन, मुझे पता है आपकी फर्स्ट बेंच पर बैठे हुए। लेट सपोज आप वीआईटी में पढ़ते हैं, तो मैं कहूँगा यू आर लोकलाइज्ड, क्योंकि मुझे पता है कि वेयर यू यूज्ड टू स्टडी और वेयर फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग योर डिग्री, मुझे पता है, तो आप लोकलाइज्ड हैं। लेकिन अगर मुझे नहीं पता है आपकी पोजीशन, आपका लोकेशन, तो आपको मैं लोकलाइज नहीं कह सकता। सेम उसी तरह उस पार्टिकल, जो पार्टिकल देखिए यहाँ आप पार्टिकल आपको दो पार्ट्स में हमें मिलेंगे, एक हम दोनों चीज़ें आपको पैरेलली लेके चलना है। स्टूडेंट्स इसी वजह से मैंने पहले अपने वीडियोस में बताया था कि आप थोड़ी सी इमेजिनेशन पावर हाई रखनी होगी, क्योंकि जो चीज़ें मैं बताऊंगा उसके लिए आप तुरंत उन चीज़ों को एज्यूम कर सकें, क्योंकि जितना आसानी से, जितना जल्दी आप एजप्शन कर पाएंगे उतनी आसानी से आप चीज़ों को ग्रैस्प कर पाएंगे। सी आपके दिमाग में दो चीज़ें चली चाहिए। अगर बात पार्टिकल की आती है तो पार्टिकल को हम दो पार्ट्स में लेके चलेंगे, एक लेके चलेंगे क्लासिकल पार्टिकल्स और एक लेके चलेंगे हम क्वांटम पार्टिकल्स। तो मैं बोलता हूँ कि जो क्वांटम के पार्टिकल्स होते हैं, जो क्वांटम मैकेनिक्स के पार्टिकल्स होते हैं, जो क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं, दे कांट बी लोकलाइज्ड, उनको हम लोकलाइज नहीं कर सकते, मतलब उनके पोजीशनिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। लेकिन अगर क्लासिकल मैकेनिक्स के पार्टिकल की बात करते हैं तो दे आर लोकलाइज्ड। हमें पता होता है कि आने वाले समय में, सी एग्जांपल जस्ट रिलेट माय वर्ड्स विद दिस एग्जांपल। यहाँ मैं कहता हूँ कि क्लासिकल, यहाँ से देखिए इसका प्रूफ भी होगा कि क्लासिकल पार्टिकल मैं बताता हूँ कि 5 सेकंड बाद वो 25 मीटर पे होगा। लेकिन अगर बात होती क्वांटम पार्टिकल की तो वी कांट प्रिडिक्ट, हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि 5 सेकंड बाद वो 25 मीटर पे ही होता, बिल्कुल नहीं प्रिडिक्ट कर पाते। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्लियर करूंगा कि ऐसी नॉन प्रिडिक्टेबिलिटी वाली कंडीशंस क्यों अराइज हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है, ये प्रूफ भी हो जाता है इस स्टेटमेंट का। इसी एग्जांपल से मैं प्रूफ भी कर देता हूँ कि जो क्लासिकल पार्टिकल्स हैं वो आपके लोकलाइज हो सकते हैं, क्योंकि आप पोजीशन पता कर सकते हैं। ये यहाँ पे था, पोजीशन इसकी यहाँ थी इनिशियली, और आफ्टर 5 सेकंड के बाद उसकी पोजीशन यहाँ होती है। मतलब ये पार्टिकल्स इस एक्सिस के अलावा जहाँ भी रहेगा, जहाँ भी मूव करता रहेगा, इट कैन बी लोकलाइज्ड। बट अगर वो केस बनता है क्वांटम पार्टिकल के साथ तो इट कांट बी लोकलाइज्ड, ठीक है। तो ये बेसिकली जनरल मीनिंग था आपका लोकलाइज्ड का। सी जो
मैंने यूज किया कि क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेव ग्रुप। इसका क्या मतलब है? सी लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एग्जांपल कि अगर मैंने ये चौक की बात करता हूँ, तो अगर मैं कहता हूँ कि ये क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करता हूँ, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में मैं ये कह सकूंगा कि मैं कह सकूंगा या आप कह सकते हैं या कोई भी कह सकता है कि ये चौक है। इन क्लासिकल मैकेनिक्स और क्लासिकल फिजिक्स में हम कह सकते हैं कि ये चौक है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में वी आर अनेबल टू से कि दिस चौक इज अ चौक, हम चौक नहीं कह सकते। अब जो मैंने बताया है इसको आप ध्यान से समझेंगे और सोचेंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। फिर से मैं बोलता हूँ कि अगर मैं क्लासिकल फिजिक्स की बात करता हूँ तो मैं क्लासिकल फिजिक्स में कहूँगा कि ये चौक है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स में मैं चौक को चौक से नहीं रिप्रेजेंट कर सकता, मैं इस चौक को वेव ग्रुप से रिप्रेजेंट करूँगा। क्लासिकल मैकेनिक्स में जो ऑब्जेक्ट है, जो पार्टिकल है, उसका रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं वेव ग्रुप से, रादर देन इन क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में हम एज ए पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें इसको किस तरह कहना होगा? वेव ग्रुप की तरह कहना होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो मैंने बताया, ठीक है, कि ये वेव के बेस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इस पार्टिकल को किसमें? क्वांटम मैकेनिक्स में। तो जो ये मैं बोल रहा हूँ वेव ग्रुप के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, तो हम इसी को एक नॉर्मल एग्जांपल से समझेंगे कि लेट्स सपोज एक रस्सी, स्टूडेंट्स रस्सी देखा ही होगा आपने, तो रस्सी को नॉर्मली हम जिम वगैरह में भी नॉर्मली ऐसे करके जो एक्सरसाइज करते हैं अपने हैंड्स के लिए, वो भी तरीका, या नॉर्मली आप क्या करिए कि रस्सी को कहीं टाइट कर दीजिए, कहीं बांध दीजिए और एक एंड दूसरे एंड अपने हाथ में लीजिए थोड़े डिस्टेंस और रस्सी को ऐसे जर्क करिए। व्हेन यू जर्क दैट रोप, व्हाट हैपेंस कि एक वेव चलती हुई नजर आएगी उन रस्सियों में। ठीक है, जब आप जर्क, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल आप घर पे कर सकते हैं कि लेट्स सपोज ये रस्सी अगर मैं ऐसे जर्क करूंगा तो ये जो ऐसे वेव गई, तो ये जो वेव जाती है इसी के करस्पॉन्डिंग हम इन्हीं वेव्स को लेकर समझते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल से समझना है तो हम वेव की तरह बिहेव करके समझें, वेव को लेकर समझें। ठीक है, तो जब हम वेव की बात करेंगे तो उसको कुछ हम इस प्रकार से लेंगे। ये मैं एक रस्सी के करस्पॉन्डिंग बना रहा हूं। यहाँ एक्सिस फोर्स को 0 ले लेते हैं और यहाँ एक्सिस फोर्स को 20 मीटर ले लेते हैं। सी, ये मैंने एग्जांपल क्यों लिया? क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर मैं पार्टिकल को वेव के साथ एसोसिएट कर रहा हूँ, जो कि हमें क्वांटम मैकेनिक्स में करना है, अगर मैं एसोसिएट कर रहा हूँ, क्योंकि यही बात डेविसन जर्मन सर ने भी बताया था अपने एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, कि एवरी रेडिएशन पार्टिकल्स हैव और शोज अ वेव कैरेक्टर। दैट स्टेटमेंट आई एम जस्ट टेकिंग हियर। सी, उसी पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग हम एक नॉर्मल, ये जनरल एग्जांपल है, रस्सी का जो है वो जनरल एग्जांपल है। ये कंडीशंस हमारे क्वांटम मैकेनिक्स के पार्टिकल के साथ होगा, लेकिन ऑलमोस्ट सेम नहीं होगा, थोड़ा सा डिफर करेगा। तो कैसे मैं आपको आगे बताऊंगा। सी, यहाँ मैंने एग्जांपल लिया कि यहाँ पर रस्सी की पोजीशन थी, इसको मैंने ऐसे जर्क किया, यहाँ पर मैंने कहीं ये कोई दीवार थी जो कि 20 मीटर की दूरी पर थी, यहाँ कहीं मैंने इसको टाइट किया हुआ था रस्सी, मैंने इसको ऐसे जर्क किया, तो यहाँ से ऐसे वेव बनती चली गई, ये बनी। तो एक पोजीशन पे मैंने लेट्स सपोज स्क्रीनशॉट ले लिया, फोटो क्लिक कर दिया, तो हमें कुछ वेव्स यहाँ ऐसे बनती दिखी, क्योंकि ये ऐसे ऐसे चलते चलते ऐसे करके यहाँ लास्ट तक जाएगी। तो इस पोजीशन पे कहीं मैंने इसको कैप्चर कर लिया। सी, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे वेव कहाँ है, कहाँ वेव बन रही है, तो आप मुझे बताओ कहाँ है, तो आई थिंक कि इवन दो एक छोटा बच्चा भी होगा वो भी नहीं कहेगा कि वेव यहाँ है, वो वेव यहाँ है, वो वेव यहाँ है, वो वेव यहाँ है, वो वेव यहाँ, वो कभी नहीं कहेगा। तो क्या कहेगा कि वो वेव हमें कहाँ दिख रही है? इस पोजीशन पे दिख रही है, इस पोजीशन पे दिख रही है। अब यहाँ पे मैं मार्क कर दूंगा कि ये आपकी वेव, ठीक है, यहाँ मैंने मार्क कर दिया कि ये आपकी वेव है। अब देखिए मैंने बोला कि इस वेव जो बनी हुई है वो किस कहाँ पे है? तो इस पोजीशन पे कहीं है, ठीक है।
अब बताओ, यहाँ पे डिस्टेंस x था, यहाँ पे x 20 मीटर। मैंने बोला कि इसकी आप मुझे पोजीशन बताइए कि वेव की पोजीशन का है। यू विल से सर उसकी पोजीशन है 8 से 10 मीटर की, 8 से 10 मीटर की उसकी पोजीशन हम लोकेट कर पाए। मैंने आपसे कहा, मैंने ये बनाया आपको रस्सी का एक कैप्चर करके डायग्राम मैंने आपको बताया। मैंने कहा टेल मी द पोजीशन ऑफ दिस वेव, इस वेव की मुझे पोजीशन बताइए। तो यहाँ से लेट्स सपोज 0 है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 8 यहाँ है, 9 यहाँ है, 10 यहाँ, 11 12 20 ऐसे डिस्टेंस है एक्स एक्सिस के अलाउ। तो मैंने कहीं मार्क किया 8 से 10 मीटर की रेंज पे है वेव। आई एम नॉट सेइंग कि वो 8 पे है, 9 पे है, वो 10 पे है। मैं रेंज ले रहा हूँ क्योंकि ये पूरी हमारी वेव है, कंप्लीट वेव है। ये वेव यहाँ तक वेव नहीं है, यहाँ तक वेव नहीं है, पूरी वेव इस पोजीशन से लगा है, इस पोजीशन तक पूरी कंप्लीट है। मैं कहा ठीक है। मैंने कहा इसका मुझे वेवलेंथ बता दो, लैम्डा बताइए मुझे क्या होगा। यू विल से सर दिस विल बी द लैम्डा इज कंप्लीट, क्योंकि वेवलेंथ बेसिकली क्या होता है, वेव जितना डिस्टेंस कवर करे टाइम पीरियड में, जो भी उसका टाइम पीरियड है, वही आपका क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। तो जब अगली रिपीट होगी उसके पहले करना, तो यहाँ से वेव स्टार्ट किया, फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ दिस वेव टिल एंड जो डिस्टेंस कवर हो रहा होगा दैट विल बी द वेवलेंथ कंसर्न विद दिस वेव, उस वेव से कंसर्न होगी ये वेवलेंथ। अब अगर यहाँ से दूसरा वेव फॉर्म स्टार्ट होता तो वो अलग हो जाता, ठीक है। तो हमें वेवलेंथ पता लगा कि ये डिस्टेंस होगा जहाँ से आपका वेव स्टार्ट होता और खत्म होता, ये टोटल डिस्टेंस आपकी क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती। मस्ट डू, मैं satisfied, but I am not satisfied with this position. What you have told to me, I am asking. Let's see. I just want to clear yourself. कि I am asking two things. Tell me the wavelength concerning with this wave, and tell me the position concerning with this wave. ये कौन सी जो रस्सी पे वेव बनी है, ठीक है। क्लासिकल वेव की मैं बात कर रहा हूँ, क्लासिकल वेव है। क्लासिकल वेव की मुझे आप बताइए दो चीजें, एक tell me the wavelength concerning with this wave and the position. You have told sir lambda ये पोजीशन, सर मैं एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाऊंगा। ये आप बोलते हैं सर मैं एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाऊंगा कि वो 8 पे है कि 9 पे है कि वो 10 पे। तो मैं कहता हूँ नहीं, ट्राई करिए आप ट्राई करो, मुझे एग्जैक्ट पोजीशन बताओ। मुझे मैंने ये एग्जांपल आपको अपने दिमाग में रखना होगा। मैं यहाँ आपको एग्जैक्ट पोजीशन बता रहा हूँ कि 5 सेकंड में वो पार्टिकल एग्जैक्टली कहाँ होगा। आई एम नॉट सेइंग द पार्टिकल इज इन बिटवीन 20 to 25 मीटर, या आई एम नॉट सेइंग, या आई एम नॉट जस्ट गिविंग यू अ वैल्यू कि द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 5 सेकंड विल बी 25 to 30 मीटर। आई एम नॉट सेइंग, आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू द वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू 25 मीटर। तो इसी की तरह मुझे जस्ट यू टेल मी द एग्जैक्ट पोजीशन फॉर दिस। आप कहे कि सर ये हमसे बात नहीं बन पाएगी, तो आई विल से जस्ट ट्राई करो। आपने सोचा, फिर आपने एक वेव बनाया, कहता ओके सर। मैंने दो चीजें पूछी थी, ध्यान से समझना एग्जाम्पल, एक लैम्डा और एक पोजीशन। एक मैंने वेवलेंथ पूछी थी और एक मैंने पोजीशन पूछी थी। वेवलेंथ नो डाउट क्लियर है, लैम्डा की जो वैल्यू होगी दैट विल बी क्लियर इन अ सिंगल नंबर वैल्यू, दैट विल बी क्लियर। बट देयर इज अ प्रॉब्लम कंसर्निंग विद दिस पोजीशन। मैं जो प्रॉब्लम्स आती हैं वेव के साथ वो हम डिस्कस करते हैं, वो हम समझेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है। हमें कहने में कोई दिक्कत नहीं था कि क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल जो है वो वेव ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर मैं वेव से रिप्रेजेंट करता हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, और वो प्रॉब्लम किस टाइप की आती है वही मैं आपको समझा रहा हूँ, और वही चीज कंक्लूड करके आपका आएगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सी मैंने आपसे बोला, आपने सोचा, फिर आपने कहा ओके सर मैं पोजीशन पे ध्यान देता हूँ और आपको मैं पोजीशन बताता हूँ इस वेव के कंसर्न में। तो फिर मैं आप क्या करते हैं, एक नया डायग्राम बनाते हैं और उसमें आप वेव को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हो। ये भी आपने वेव बनाया है, इसी का पार्ट लेके आपने बनाया इस वेव। अब कहते हो सर अब जो ये वेव बनाया है इसके कंसर्निंग जो इसकी पोजीशन है दैट इज 8.22 सॉरी ओके 8.2 to 8.4 मीटर। सी यहाँ पे 2 मीटर का गैप है, यहाँ पे 0.2 मीटर का है, दैट इन कंपैरेटिवली 2 मीटर 0.2 कैन बी निगलेक्टेड। तो मैं मान सकता हूँ चलिए ठीक है एग्जैक्टली सी
लैम्डा के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जो प्रॉब्लम थी इसके पोजीशन, इस वेव की पोजीशन के साथ प्रॉब्लम थी। अब ये पोजीशन की जो अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी किसमें है, अनिश्चितता किसमें है, पोजीशन में, वो लैम्डा के साथ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो है आपकी पोजीशन के साथ। उस अनसर्टेनिटी को जस्ट इंडिकेटिंग, उस अनसर्टेनिटी को हम रिड्यूस करते हैं दूसरे वेव से। ये वेव इसी का पार्ट है, उसको मैं रिड्यूस करता हूँ पोजीशन की अनसर्टेनिटी को, और मैं रिड्यूस करके ले जाता हूँ 8.2 to 8.4। नो डाउट दिस इज एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल चल जाएगा। आपने कहा सर मैंने बना दिया, अब सी पोजीशन, मैं क्या वेरी गुड, यू हैव शोड योर टैलेंट, दैट्स नाइस, एज बीइंग यू आर द स्टूडेंट ऑफ मी। सी आपने टैलेंट दिखाया अपना, यहाँ बताया आपने, ये पोजीशन बता दिया मुझे, सही है, पोजीशन एक्सेप्टेबल, बट स्टूडेंट्स अगेन आई विल आस्क कि टेल मी द वेवलेंथ कंसर्निंग टू दिस वेव। पोजीशन वाज ट्रू, ओके, पोजीशन वाज ओके, पोजीशन ओके है, बट मुझे आप बता दो कि क्या है इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ। आई एम आस्किंग यू टेल मी द वेवलेंथ कंसर्निंग टू दिस वेव, व्हाट यू विल डू। नाउ यू आर अनेबल टू प्रेडिक्ट द वेवलेंथ फॉर दिस, यू आर अनेबल टू, व्हाई, बिकॉज कि जब आप पहला केस आपने लिया, एट दैट टाइम आपने वेवलेंथ आसानी से बता दिया, इसलिए आर यू एबल टू इंडिकेट द वेवलेंथ, बट दिस वेव इज नॉट कंप्लीट, दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस वेव। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी तो आपने रिड्यूस की पोजीशन की, लेकिन क्रिएट किसकी कर दी, लैम्डा की। यहाँ पे प्रॉब्लम किसकी क्रिएट हो गई, लैम्डा की अनसर्टेनिटी आ। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, इसका जो कंक्लूजन निकला कि आप देखो कि आप फ्यूचर तो बता पा रहे थे क्लासिकल मैकेनिक्स के पार्टिकल्स का, लेकिन हर एक पैरामीटर, साथ में हर एक पैरामीटर्स भी बता पा रहे थे कि मोमेंटम क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, और उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जो भी चीज़ें हैं वो आप बता पा रहे थे। लेकिन अब यहाँ देखिए, जब हम वेव्स की बात करने लगे तो हमने देखा कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो प्रॉब्लम किस प्रकार से है कि एक कंडीशन में आप लैम्डा कैलकुलेट कर पाते हैं, लेकिन पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाती है, और एक कंडीशन में आप पोजीशन कैलकुलेट कर पाते हैं और लैम्डा में अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो दैट कंक्लूड्स, ये कंक्लूड करता है कि आपको एक पैरामीटर के साथ कंप्रोमाइज करना, किसी एक पैरामीटर के साथ, चाहे आप पोजीशन के साथ कंप्रोमाइज करिए, लैम्डा एक्यूरेट बताइए, चाहे आप पोजीशन एक्यूरेट बताइए और लैम्डा के साथ कंप्रोमाइज करिए। सी this was the problem basically associated with the wavelength or the position of the classical wave. Okay, so this is basically for this statement in quantum mechanics, a particle is represented by a wave group, so it can't be localized, we can't locate it, क्योंकि कुछ न कुछ अनसर्टेनिटीज आएंगी, चाहे वो उनके पोजीशन से रिगार्डिंग हो, चाहे वो उनके लैम्डा के रिगार्डिंग हो। ये जनरल एग्जांपल था, ये क्लासिकल वेव के लिए एग्जांपल था। अभी भी हम क्वांटम मैकेनिक्स में एंटर नहीं किए, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल फिजिक्स की ही बात कर रहे हैं। तो जो मैंने ये बताया, इससे वन थिंग इज क्लियर कि जो क्वांटम मैकेनिक्स पार्टिकल जो है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वेव ग्रुप और अ वेव पैकेट। दैट मींस इफ वेव हैव सच एन इशू, तो क्वांटम जो मैकेनिक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल है, उसका नेचर ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला, जो कि कंक्लूड करेगा आपके अनसर्टेनिटी। तो हमें पता है कि अगर डी ब्रॉगली सर का स्टेटमेंट हम रिमेंबर करें, डी ब्रॉगली सर का, तो उन्होंने लैम्डा के करस्पॉन्डिंग एक फॉर्मूला दिया था।
ब्रॉगली सर ने दिया था वेवलेंथ इक्वेशन के फॉर्मूला, और उनका कहना था कि एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विथ अ वेव। फिर से मैं रिपीट करूंगा कि जो डी ब्रॉगली सर का स्टेटमेंट था, उनका कहना था कि एवरी मूविंग पार्टिकल, एवरी कोई पार्टिकल हो, जरूरी नहीं कि क्लासिकल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करूं, किसी भी ऑब्जेक्ट पार्टिकल की बात कर रहा हूं, कि एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विथ अ वेव। और अगर वो पार्टिकल एसोसिएट हो रहा है वेव से, तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी जो मैंने आपको बताया, अनसर्टेनिटी वाली, वो प्रॉब्लम्स अराइज होंगी ही होंगी कि एक पैरामीटर को अगर आप एक्यूरेटली प्रिसाइज करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो यू हैव टू कंप्रोमाइज विद द अदर पैरामीटर। अदर पैरामीटर के साथ आपको क्या करना होगा? कंप्रोमाइज करना होगा। तो ये था डी ब्रॉगली सर का स्टेटमेंट। सी according to Bohr and Heisenberg, the probabilistic wave is the fundamental one in quantum physics and determinism must be discarded. See, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया कि अगर वो क्लासिकल फिजिक्स का हम एग्जांपल लेते हैं, तो हम एक्यूरेटली फ्यूचर बता सकते हैं कि आने वाले समय में या इतने समय बाद वो पार्टिकल कहाँ होगा। लेकिन जब मैंने वेव की बात की थी, तो वेव की जो मैंने बात की थी, कहीं ना कहीं एक अनसर्टिनिटी आ जा रही है एक पैरामीटर के साथ। देखिए क्या होता है, जो मैंने एग्जांपल लिया था जहाँ पे x = 25 मीटर आया था, तो वहां पे जब हमने क्लासिकल वेव की बात की थी, तो मैंने बताया था इनिशियली x = 0 पे पार्टिकल है, ठीक है, 5 सेकंड बाद वो इतने डिस्टेंस पे होता है। पर क्या है कि जब हम पार्टिकल की जो इनिशियल कंडीशंस है, उसको हम लेते हैं कि वो x = 0 to 2 मीटर के बीच में, इनके बीच कहीं पार्टिकल है। तो इनके बीच पार्टिकल होने की वजह से क्या होता है कि आपका यहाँ पे आप पोजीशन मुझे एक्यूरेट नहीं बता पा रहे, तो मैं आपको एक्यूरेट नहीं बता पाऊंगा कि आपको 5 सेकंड में पार्टिकल कहाँ होगा, क्योंकि जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें मैंने बताया था कि इनिशियल कंडीशन क्या थी, जो हमारी पोजीशन थी वो x = 0 थी, t = 0 पे x क्या था आपका 0 था, तो हमने इजीली बता सके हम कि 5 सेकंड बाद वो 25 मीटर पे होगा। लेकिन अगर मैं कह दूं कि वो पार्टिकल x = 0 to 2 मीटर के बीच में कहीं है, मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है, तो इस बीच होने की वजह से जो हमारी प्रेडिक्टिविटी थी वो आएगी आंसर क्या 2527 मीटर। हम उसको क्या कहेंगे कि सर वो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, इट मे बी फ्रॉम 25 to 27 मीटर, बिकॉज दिस इज एसोसिएटेड विद द क्वांटम मैकेनिक्स कंडीशन। सी, इन क्लासिकल फिजिक्स आई कैन इवैल्यूएट इट बाय अ सिंगल नंबर, मैं सिंगल नंबर से प्रेडिक्ट कर सकता हूं क्योंकि वहां की एक्यूरेसी नो डाउट हाई है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स की कंडीशन में वो प्रेडिक्टिबिलिटी हम नहीं कर सकते हैं। अब हम देखेंगे तो थर्ड स्टेटमेंट मैंने लिखा है, अकॉर्डिंग टू बोर एंड हेजनबर्ग द प्रोबेबिलिस्टिक
probabilistic wave is the fundamental one in a quantum physics and determinism must be discarded. See, क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है कि जो पार्टिकल होते हैं वो पार्टिकल प्रोबेबिलिटी से डिनोट किए जाते हैं। हम वहां पे 100% एक्यूरेसी नहीं कह सकते हैं, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी चलती है और वही उसका फंडामेंटल होता है। ठीक है, जो प्रोबेबिलिस्टिक वेव होती है वही उसका फंडामेंटल होता है। अब देखिए क्या है, इसका हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि लेट सपोज अगर मैं क्लासिकल, जो मैं कह रहा हूं क्वांटम फिजिक्स में ही प्रोबेबिलिटी की कंडीशंस अराइज होती है, संभावनाओं की कंडीशंस, वहां पे 100% एक्यूरेट या सिंगल नंबर से हम कोई वैल्यू या कोई पोजीशन या कोई वेवलेंथ हम नहीं डिनोट कर सकते। क्यों? उसका कारण देखिए। सी, अगर मुझे आप ट्रीट करिए क्लासिकल पार्टिकल, ठीक है, तो आप बैठे हो मेरे सामने, आप मुझे देख सकते हो। कैसे? लाइट की वजह से आप मुझे देख सकते हो, या अगर यहाँ अंधेरा होता है तो आप मुझे नहीं देख पाओगे। ठीक है, लेट्स सपोज इस समय आप मुझे देख पा रहे हो क्योंकि प्रकाश है। अब देखिए वो भी कैसे, उसके पीछे रीजन क्या है कि यहाँ क्यों प्रोबेबिलिटी अराइज करती है, उसका रीजन मैं बता रहा हूँ। लाइट से फोटॉन्स आते हैं, मुझसे टकराते हैं और टकराने के बाद अरबों खरबों फोटॉन्स आते हैं, टकराते हैं और वो आप पे रिसीव होते हैं, वो आप तक फोटॉन पहुँचते हैं। उन फोटॉन्स की सहायता से आप देख पाते हो कि मैं हूँ। ये है क्लासिकल फिजिक्स। When I am treating myself as a classical particle, but if I treat myself as a quantum particle, you are unable to predict my exact position. आप exact position मेरी नहीं predict कर पाओगे, क्योंकि आपको मैं यहाँ नजर आऊँगा, आपको वहाँ नजर आऊँगा, वहाँ नजर आऊँगा, इधर नजर आऊँगा, इधर नजर आऊँगा, ऊपर नजर आऊँगा, नीचे नजर आऊँगा। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल हूँ वो मैं क्वांटम पार्टिकल हूँ, आई एम नॉट अ क्लासिकल पार्टिकल। तो यहाँ पे संभावनाएं होंगी। जैसे लेट सपोज अगर आप कॉलेज में आते हो और घूमते हो किसी भी क्लास में कहाँ होंगे, तो नो डाउट चांसेस हाई है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन में ही मिलूंगा आपको। लेकिन इसकी 100% गारंटी नहीं है, ये 100% श्योर नहीं है कि मैं आपको डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में मिलूँ। मे भी मैं अकाउंट ऑफिस में जा सकता हूँ, मे भी मैं वो रजिस्ट्रार ऑफिस में हूँ, मे भी हो सकता है कैंपस में कहीं। तो एग्जैक्टली आप नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली सर जो है वो अपने केबिन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के केबिन में ही अवेलेबल है, आप ये एग्जैक्टनेस नहीं कर सकते। और वही कंडीशन सेम होती है इस क्वांटम मैकेनिक्स के साथ। ठीक है, देखिए तो ये हमें पता लग गया बेसिकली कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है इसके साथ कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी का केस अराइज होता है। ठीक है, उसको जो मैंने इस एग्जांपल से समझाया, इससे हमें ये पता लगा कि कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी का जो कंडीशन है वो अराइज हो रहा है हमारे क्वांटम मैकेनिक्स में। तो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी क्या है, जहाँ पे आप देखिए जो मैंने अपने कई वीडियोस जो मैंने अपलोड किए हैं, जैसे मैं किसी सेमेस्टर्स में रडार इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ तो वहाँ भी ये प्रोबेबिलिटी वाले टर्म अराइज होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में मैं जब ये समझाता हूँ उनको ऐसे एग्जांपल देके कि देखिए जो प्रोबेबिलिटी है वो क्यों आती है, वो आती है ड्यू टू रैंडमनेस। जब रैंडमनेस अराइज हो, जब रैंडमनेस, जैसे लेट्स सपोज पार्टिकल की हम बात करते हैं क्लासिकल फिजिक्स में, ये लीनियरली मोशन कर रहा था एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो इसकी पोजीशन एग्जैक्टली हम डिटरमाइन करते हैं। लेकिन लेट्स सपोज अगर वो लीनियरली नहीं मूव करता तो क्या हम इसकी पोजीशंस ड्राइव कर पाते हैं? नहीं, वी आर अनेबल टू ड्राइव इट्स पोजीशन। हम असमर्थ होते हैं उसकी पोजीशन ड्राइव करने में, क्योंकि उसमें क्या था, ब्राउनियन मोशन होता है, जिगजैग मोशन। तो वहाँ पर रैंडमनेस आती है और रैंडमनेस आने की वजह से वहाँ पे प्रोबेबिलिटी का केस अराइज होता है। ठीक है, जरा समझ में। तो इसके आगे जो ये थर्ड टॉपिक है, इसके आगे फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में जो है हम इस पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि थोड़े से पार्ट रह गया है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। और यहाँ से तो आपको आइडिया मिल ही गया कि अगर मैं पार्टिकल को एसोसिएट कर रहा हूँ वेव के साथ, तो वेव के करस्पॉन्डिंग कुछ समस्याएं आती हैं और वो अनसर्टेनिटी आता है किसी पैरामीटर्स को लेके, चाहे वो पोजीशन को लेके आता है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, चाहे वो वेवलेंथ को लेके आता है। तो थोड़ा सा आइडिया आपको मिल गया, और जो भी है इनसे रिलेटेड आगे जो है फैक्ट्स वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर टुडे।